तो कोशिका से जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे सारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इसको देखने के बाद आपको दोबारा कोशिका के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न उठा के दे रहे हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका फास्ट नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए, कोशिका से फिर बाहर आपका नहीं जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ क्या आपको कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। बाकी अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नाम क्या है, सेम यही नाम है, साइंस बाय राजकुमार। लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा, और आपका जो है या तो कम्युनिटी में होगा, या आप सर्च कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। बहुत सारा क्लास है भी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका साथियों क्या होती है, ये होती है तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का ही दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन है। क्या है साथियों, न्यूरॉन है। समझ गए ना बात को। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेल का नामांकन सर्वप्रथम किसने किया था। सेल मतलब कोशिका का नामांकन का बात आ रहा है, तो किसने किया था साथियों, ये किया था रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, 1665। ये आपको ध्यान रखना है। अब 1665 में जो की थी ना, ये कौन सी कोशिका खोज की थी, मृत कोशिका की। कौन सी कोशिका की, मृत कोशिका की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मैं ऑप्शन जो उनको भी देख लेता हूँ। जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने 1831 में साथियों किसकी खोज की थी, केंद्रक की। किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना। और फिर बात करें पुरकिंजे। पुरकिंजे साथियों क्या किया था, 1839 में जीव द्रव्य की खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका। केंद्रा की खोज किसने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ईस्वी आपको ध्यान है, याद रखना, ईस्वी आपको एकदम याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने किसकी खोज की, जीव द्रव्य की। ईस्वी कब, 1839। ईस्वी पूछ देता है, ठीक है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है हाई लेवल का पढ़ के जाना है। हाई लेवल का मतलब हो गया ईस्वी सब याद रखना ना, ये सब थोड़ा कठिन होता है, कितना को ईस्वी याद नहीं रहता। तो अगर आप याद रखिएगा तभी उन सबसे अलग बन पाइएगा। केंद्रक खोज बता ही दिया आपको, ठीक है ना। फिर साथियों बात आ रहा है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज, ये तो बता ही दिया मैं आपको, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। साथियों कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एंड सोन ने। किसने प्राप्त किया था, किसने खोज किया था, स्लाइडेन एंड सोन ने क्या किया था, आपका कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और फिर बात करें नॉल एवं रस्का। नॉल एवं रस्का साथियों किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। किसने की थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल एवं रस्का ने। समझ गए ना। विर्चो ने क्या किया था साथियों, विर्चो ने क्या किया था, इन्होंने दिया था, विर्चो ने आपको बताया था 1855 में इन्होंने बताया था कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है ना, वो पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। ये विर्चो ने कहा था। हमने आपको एनालिसिस में ये बातें बहुत बार बताई भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बात आ गया, नॉल एवं रस्का ने किसी खोज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसी खोज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, यानी जीव द्रव जिसको प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश भी इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो याद रख लीजिए उसको भी, PROTOPLAS। ये आपको ध्यान रखना, याद रखना इंग्लिश में, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म आखिर बनता कैसे साथियों, होता क्या है, जो कोशिका हमारा होता है, कोशिका के बीच में क्या साथियों, इसके बीच में होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। और केंद्रक में क्या भरे होते हैं, केंद्रक द्रव। और कोशिका के चारों ओर क्या भरे रहते हैं, तो बोलेगा कोशिका द्रव भरा रहता है। तो साथियों ये केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों के मिलने से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि ख नंबर आप जो बोल सकते हैं। फिर है साथियों आपका कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये हमारा कोशिका है ना, इसको सुरक्षा देने के लिए इसके बाहर क्या होता है, एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके भी बाहर एक और झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये कह रहा है कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है साथियों फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। तो लिपिड एवं प्रोटीन ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है। यानी कि पौधों कोशिका को संरचनात्मक मतलब क्या हुआ, एक फिक्स आकार देना, संरचना देना। दृढ़ता का मतलब हो गया उसको कठोर बनना। तो साथियों ये करता है पौधों में। अभी हमने आपको बताया कि पौधों कोशिका में क्या होता है, पौधों कोशिका में इसके ऊपर होता है आपका, इसके ऊपर होता है कोशिका झिल्ली,
और इसके भी ऊपर सुरक्षा देने के लिए क्या होता है, कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ना साथ, इसको सेल वॉल इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका सेल्यूलोज का बना होता है, और जो सेल्यूलोज होता है ना एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसी सेल्यूलोज की वजह से जो क्या है, कोशिकाओं को संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान किया जाता है सेल्यूलोज के द्वारा पौधों की कोशिकाओं को। समझ गए ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, झिल्ली युक्त कोशिकाओं पाए जाते हैं। देखिए झिल्ली युक्त कोशिकाओं उसी में पाए जाएंगे जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होंगे। इस बात को मैं बहुत बार एनालिसिस में चर्चा कर चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। संख्या के आधार पर साथियों कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिका, एक होता है बहुकोशिका। ये संख्या के आधार पर। अगर संरचना के आधार पर बात करें तो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। समझ गए ना बात को। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता है, और आपका यूकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक विकसित होता है और सभी अंग झिल्ली युक्त होते हैं। तो यहाँ कारक झिल्ली युक्त किस में पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक में तो कभी नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। जीवाणु भी कभी नहीं एक कोशिका होता है। वायरस में तो ये तो कोशिका का बना ही नहीं होता है। वायरस किससे बना होता है, मैंने आपको बताया था, ये आपका न्यूक्लिक एसिड, ये आपका न्यूक्लिक एसिड और आपका प्रोटीन से बना होता है। कौन, वायरस। समझ गए ना। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झिल्ली युक्त कोशिकाओं यूकैरियोट में पाए जाते हैं। समझ गए ना साथियों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। यानी इनमें से चार ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। जीवाणु में, अमीबा में, वायरस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ कह किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। देखिए जीवाणु में कुछ तो झिल्ली जरूर पाया जाएगा, क्योंकि जीवाणु में एक कोश क्या होता है, तो जो भी अंग है तो उसमें झिल्ली आपका थोड़े थोड़े पाए जाते होंगे। अमीबा भी एक कोश की है, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो आपका एक अंग हो गया। जो वायरस है ये तो इसमें तो कोई झिल्ली नहीं पाया है, जब कोशिका ही नहीं होता है तो झिल्ली कहाँ से हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट साथियों, अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। तो साथियों अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथियों ये दो प्रकार के होते हैं। ER जो है साथियों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ER आपका, इस बात को मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, जो एनालिसिस मेरा शुरू से देख रहा है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है साउथ मेरे को बार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रफ ये वाला क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, ये लिपिड वसा का निर्माण करता है। और जो कशेरुकी जो होते हैं उसके लीवर में जो क्या ये जो होता है वो विषाक्त पदार्थों क्या करते हैं, अविषाक्त करते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या पाते हैं, तो इसमें पाए साथियों राइबोसोम। क्या पाते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता। अभी जस्ट हमने बताया कि ER यानी कि ER जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हो गया रफ, एक हो गया स्मूथ। तो रफ को हिंदी में कहते हैं खुरदरा, स्मूथ को हिंदी में कहते हैं चिकना। तो चिकना वाला बनाता है वसा। तो वही पूछ रहे हैं वसा एवं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का वसा है। तो सिंपल आंसर चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन का था तो खुरदरी हो जाता है। समझ गए ना। अब यहाँ कह रहा है राइबोसोम किसका बना होता है, तो साथियों राइबोसोम बना होता है RNA एवं प्रोटीन से। राइबोसोम किसका बना होता है, RNA और प्रोटीन से। RNA की फुल फॉर्म जानबे करते हैं हम, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन तो एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण किस में नहीं पाए जाते हैं, तो साथियों प्रोकैरियोट में, नीले हरे शैवालों में, लाल उदर कनिकाओं में। RBC में तो केंद्रकी नहीं पाया जाता है, तो कहाँ से गोल्जी उपकरण पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से इन सभी में जो साथियों है प्रोकैरियोटिक में भी जो है, जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल जिसको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना, तो इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। और लाल उदर कनिकाओं में भी नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से सभी में ये गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, खुद कैमिलो गोल्जी ने की थी। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। समांतर नलिकाओं, क्या कह रहा है, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। साथियों ये आपका होता है गोल्जी उपकरण। क्या होता है, गोल्जी उपकरण होता है समांतर नलिका या सिस्टर्नी।
सिस्टर्न इस तरह से कुछ होता है साथियों। आपका क्या बोलते हैं, जब जूम करके देखा गया तो गोल्जी उपकरण का संरचना कुछ इस तरह से एकदम होता है आपका, है ना, इस तरह से होता है। समांतर में लिखा और ये सिस्टर्नी टाइप का होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गोल्जी उपकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गोल्जी उपकरण आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग करता है। तो साथियों ER क्या है, अभी मैंने बताया अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या करता है, कुछ पोषक तत्वों का निर्माण करता है, जैसे प्रोटीन का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। मैंने बता दिया, अब वसा कौन करेगा, प्रोटीन कौन करेगा, आपको पता है। तो वो जो निर्माण हो जाता है उसके बाद पैकेजिंग का जो काम करता है वो करता है आपका गोल्जी उपकरण। कौन करता है, ये गोल्जी उपकरण पैकेजिंग का काम करता है। रूपांतरण, पदार्थों का संचयन, यानी संचयन मतलब ये जमा भी करता है, गोल्जी उपकरण करता है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा। तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा है, ये देखा है आपका, सिंपल सी बात है, क्रिश्चियन डी डुबे ने 1958 में। कब देखा, 1958 में, ईस्वी भी याद रख लीजिए, है ना, क्रिश्चियन डी डुबे ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। तो रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है आपका, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या करता है, जीवाणु एवं वायरस से सुरक्षा हमको प्रदान करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्रिस्टी कहाँ पाए हैं। क्रिस्टी साथियों पाए थे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो पाए जाते हैं कुछ अंग, उससे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो इस बात, ये जो बात बोले हम कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, इसमें क्या आपको पता है, किसमें क्या, इसका खुद का DNA पाया जाता है। इसके पास खुद का क्या पाया साथियों, DNA पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि प्रतिकृति अपना जो है बना सकता है, रेप्लिकेशन बना सकता है अपना चित्र, ठीक है ना। और बाकी तो आप लवक जो है इसका भी खुद का अपना DNA पाया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी इनको भी देखेंगे ना, ये भी प्रश्न आपका आएगा। नेक्स्ट आपका इधर है, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। जो श्वसन से संबंधित साथियों एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ मौजूद रहते हैं, तो ये रहते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। कहाँ रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहते हैं, ठीक है ना। ये साथियों मैं आपको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, था क्या, सबको याद कर लीजिए। उतना अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ताकि आपके लिए उतना समय आपको है नहीं, और भी मैं आपको जल्दी जल्दी देने का प्रयास करूँगा। फटाफट आप रिविजन कर लीजिए। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं। हमने आपको एनालिसिस में करवाया था कि लवक जो होते हैं किस में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका साथियों होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक आपका साथियों होता है ल्यूकोक्रोमो हो गया आपका, और साथियों एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। यानी एक ही तरह का है, तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये एक तरह से हो जाएगा। ये लवक आपका है ना, ये कितने प्रकार हो गया, 3 प्रकार का। एक साथियों आपका हो गया वर्णी लवक, वर्णी, और एक हो गया अवर्णी, और एक साथियों हो गया आपका हरित लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी मतलब जो रंग प्रदान करे, अवर्णी मतलब जो रंगहीन हो, हरित मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता हो। तो रंगहीन पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को क्या कहते हैं, तो इसको साथियों हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो तरलयुक्त गुहा होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज़ आपको आ रहा है, नाइट टाइम है ना, ड्यूटी करके आए तो उसके बाद हम बना लेते, तो क्या करेंगे, जब टाइम मिलता है हम बना लेते, ठीक है ना। थाइलाक्वाइड समूह को क्या कहता है। थाइलाक्वाइड समूह साथी होता है, इसको ग्रेना कहता है। क्या कहता है, ग्रेना कहता है। और भी इसका ऑप्शन होगा, और भी देखिए इधर ऑप्शन है। तो थाइलाक्वाइड समूह होता है ये भी हरित लवक का ही पार्ट है, तो क्या कहता है, ग्रेना कहता है। और जो हरित लवक के अंदर जो तरलयुक्त गुहा होता है उसे स्ट्रोमा कहता है। बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर है प्लेस्टिड। फिर है साथियों, प्लेस्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है। अभी हमने आपको बताया था DNA की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना, इनमें सभी। तो साथियों समानता क्या है, ये सभी गुण दोनों में पाए जाते हैं। खुद के पास DNA, प्रोटीन आपका प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड मतलब लवक, इंग्लिश में लिख दिया इसीलिए बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी याद रखा करो। प्लास्टिड लवक जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास राइबोसोम की उपस्थिति है तो प्रोटीन बनाएगा, सीधी सी बात है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और आपका लवक भी घिरा होता है, और DNA की उपस्थिति दोनों में होती है, इसलिए इनमें से सभी समानताएं इसके पास। फिर है कोशिका के रसध्वनियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। जो रसधानियाँ होती साथियों, जिसको हम रिक्तिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका भी कहते हैं रसधानी को।
तो इसको एक झिल्ली घिरा रहता है, उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या होता है आपका? टोनोप्लास्ट नाम होता है। एक प्रकार से प्रश्न साथियों आपका आया था एलपी में। तारक, तारक रश्मि किस कोशिकाओं से संबंधित है? देखिए तारक जो है ये आपका तारक काय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तारक काय से। और तारक काय को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। तो हम आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। समझ गए ना? फिर आपका साथियों है केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यानी कि केंद्रक द्रव, हमने आपको बताया था ना, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव। तो उन दोनों के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान होगा किसी भी पदार्थ का, तो वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है केंद्रक छिद्र द्वारा। किसके द्वारा होता है? केंद्रक छिद्र। जैसे ये आपका साथियों कोशिका है, ठीक है ना, और इसके बीच में क्या है? एक केंद्रक है। इसके बीच में क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक में भी क्या होता है साथियों? द्रव होता है। और इसके बाहर भी क्या होता है? द्रव होता है। तो ये बाहर द्रव उसे कहते हैं कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये केंद्रक द्रव से कोशिका द्रव में जो कोई भी पदार्थ का आदान प्रदान हुआ तो किसके द्वारा होता है? एक केंद्रक के पास एक छिद्र होता है, इसी केंद्रक छिद्र से दोनों की तरफ आदान प्रदान होता है। तो आंसर घ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव में पाए जाने वाले महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? तो साथियों कहते हैं क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका, जो कि संबंधित है गुणसूत्र से। किससे संबंधित है साथियों? गुणसूत्र से संबंधित है। समझ गए ना? क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्र से संबंधित है। ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद जो है कोशिका से और प्रश्न नहीं बनेंगे, है ना, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको साथियों केंद्रकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रकाय। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है ना उसे क्या कहा जाता है? केंद्रकाय। और क्रोमेटिन पदार्थ संबंधित है गुणसूत्र से, ठीक है ना। बस इतना ही था, छोटा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया ताकि आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिल सके, ठीक है ना। रिविजन हो गया होगा, दोबारा देखना चाहिए याद करने के लिए तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा। इसका PDF साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।